संदिग्ध फ्लाइट के बारे में डिटेल अब आपके सामने होगी, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है कि रशियन एयरफोर्स का 262 वीआईपी पैसेंजर विमान है जो कि प्योंगयांग पहुंचा है। दूसरी बड़ी बात है कि रूस इस विमान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सैन्य गतिविधियों के लिए, सैन्य कामों के लिए ही करता है। महत्वपूर्ण यह भी है कि विमान ने मॉस्को से डायरेक्ट प्योंगयांग की ये उड़ान भरी है और लगभग 36 घंटे की ये उड़ान मानी जाती है। हालांकि प्लेन नॉर्थ कोरिया क्यों गया, रूस की वजह से कोई वजह सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी उसके जरिए आप समझिए कि आखिर कौन सा रूट फॉलो करते हुए मॉस्को से प्योंगयांग की तरफ ये विमान पहुंचा है। हालांकि इस बीच ये समझना और जानना इस मैप के जरिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि रूसी सैन्य विमान ने मॉस्को से उड़ान तो भरी है। आमतौर पर रूसी विमान चीन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करता है। यहां पर है चीन और यहां पर है नॉर्थ कोरिया। चीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर सी ऑफ जापान के रूट का इस्तेमाल किया गया है। चीनी एयर स्पेस से गुजरकर ही नॉर्थ कोरिया पहुंचता है ये विमान, लेकिन इस विमान ने ऐसा नहीं किया है। यानी ईस्ट सी ऑफ जापान के रास्ते ही प्योंगयांग की ये उड़ान भरी गई है। और ये बात कही भी जा रही है कि विमान का रूट बदलना ये जाहिर करता है कि इस विमान के अंदर कुछ घातक हथियार हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से गुपचुप तरीके से इस रूट को फॉलो करते हुए मॉस्को से प्योंगयांग का रशियन एयरफोर्स का यह विमान पहुंचा है, बड़ा सवाल है रूसी सैन्य विमान के अंदर आखिर क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब की टेक्निक को लेकर एक सबसे बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है। घातक परमाणु बॉम्ब बनाने के उपकरण भी हो सकते हैं, यह संभव है। हालांकि लंबी दूरी की मिसाइल की टेक्निक को लेकर जो फैसले हो रहे थे, माना यही जा रहा है कि क्या लंबी दूरी की मिसाइल की टेक्निक भी इसमें थी। अब दूसरे घातक हथियारों की खेप क्या इस विमान के जरिए पहुंचाई जा रही है? एक्सपर्ट्स ये दावे आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रूस के संदिग्ध विमान में मौत का सामान नॉर्थ कोरिया ले जाया गया है? इसकी वजह अब आपके सामने, क्योंकि 10 से 18 सितंबर के बीच किम जोंग की रूस यात्रा को लेकर सुर्खियां थी और पूरे देश की इस यात्रा पर नजर थी। किम जोंग ने रूस की मिसाइल फाइटर जेट फैक्ट्री का दौरा भी किया था। वो तस्वीरें जारी की गई, दुनिया ने देखी, बड़ा संकेत था। हालांकि किम जोंग ने हाईटेक हथियार खरीदने को लेकर इच्छा भी जाहिर की थी और इससे पहले रूसी रक्षा मंत्री भी नॉर्थ कोरिया गए थे, वो भी अपने मिलिट्री डेलीगेशन के साथ। तो ये संकेत अब और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जिन डील्स की संभावनाएं थी, क्या उन डील्स को अमल में लाते हुए ये विमान अब प्योंगयांग पहुंचा है। क्योंकि एक तरफ नॉर्थ कोरिया रूस से आर्म्स टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया भी अमेरिका की मदद से मजबूत होता जा रहा है। और यही अगली बड़ी खबर है, क्योंकि साउथ कोरिया ने अब अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। साउथ कोरिया में 10 साल में पहली मिलिट्री परेड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां परेड में 7000 सैनिकों ने हिस्सा लिया और परेड में अमेरिकी सैनिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। 340 हथियार परेड में प्रदर्शित किए गए। और अब वॉर जोन से आ रही एक और सबसे बड़ी खबर, जहां सेवास्तोपोल हमले के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हो चुके हैं। क्रीमिया को फिर से हासिल कर सकता है यूक्रेन, और यही है इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन क्रीमिया में अपना अभियान तेज करने वाला है। सोर्सेस के हवाले से इसको लेकर बड़ी खबरें हैं, क्योंकि सेवास्तोपोल के हमले में जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब क्रीमिया को फिर से हासिल करने की कोशिश के तहत यूक्रेन क्रीमिया में अपना अभियान तेज करने वाला है। और सेवास्तोपोल के हमले में रूस के 34 सैनिकों की मौत हो गई थी। हमले को क्रीमिया की जंग में बेहद अहम पड़ाव भी माना गया, और इस हमले के बाद कैसे यूक्रेन की हसरत और ज्यादा बढ़ गई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी आधार पर सोर्सेस के हवाले से आई बड़ी खबर, जहां सेवास्तोपोल हमले के बाद रूसी शीर्ष कमांडर्स में घबराहट की बात कही जा रही है। हालांकि जेलेंस्की के निशाने पर क्रीमिया है, ये बात दोहराई गई है, और क्रीमिया पर यूक्रेन की गंभीरता का जिक्र किया गया है, ये बताते हुए कि कैसे सेवास्तोपोल हमले के बाद रूसी शीर्ष कमांडर्स में घबराहट तो बढ़
गई, लेकिन क्रिमिया पर फिर से कब्जा करने की कोशिश में यूक्रेन साफ नजर आ रहा है। हालांकि यह इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से क्रिमिया में रूस की कम सैन्य ताकत पुतिन के लिए परेशानी का सबब भी मानी जा रही है। लेकिन क्रिमिया को पाने का आखिर यूक्रेन का यह प्लान है क्या? इंफॉर्मेशन इस आधार पर अब आपके सामने, क्योंकि क्रिमिया ब्रिज को किसी भी कीमत पर तबाह करने की योजना सामने आई थी और यह एक स्ट्रैटेजिकल मूव था। हालांकि क्रिमिया में रूसी ठिकानों पर टारगेटेड अटैक को लेकर भी बड़े दावे किए जा चुके हैं। यहां तक कि ब्लैक सी में रूसी फोर्स को कमजोर करने की कोशिश भी की गई है और ये क्रिमियाई जनता को बगावत के लिए उकसाने के भी प्रयास किए जा चुके हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जिसको अपनाते हुए क्रिमिया को लेकर यूक्रेन गंभीर होते हुए उस पर कब्जा करने की कोशिश में है। हालांकि यूक्रेन ने अब क्रूज मिसाइल की डिमांड कर दी है। पश्चिमी देशों से क्रूज मिसाइल देने की मांग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां रूस पर निर्णायक प्रहार करने के लिए मिसाइल की जरूरत बताई जा रही है। तो एक तरफ जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर तमाम बड़ी खबरें आ रही थी, इस वक्त एक और बड़ी खबर आई है जहां क्रूज मिसाइल की डिमांड यूक्रेन की तरफ से की गई है और पश्चिमी देशों से क्रूज मिसाइल देने की मांग इसलिए क्योंकि रूस पर निर्णायक प्रहार करने के लिए इस मिसाइल की जरूरत बताई जा रही है। तो यूक्रेन की इस मिसाइल जरूरत को लेकर भी आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि युद्ध के इस मैदान में किस तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ साथ अब ये डिमांड साफ तौर पर रखी जा रही है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहां पर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करना जरूरी है और रूस पर निर्णायक प्रहार करने के लिए इस मिसाइल की जरूरत बताई जा रही है। अब यूक्रेन की इस मिसाइल जरूरत को लेकर ही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि रूसी कैलिबर की क्षमता वाली मिसाइल की यह मांग है और KH-101 की तरह मिसाइल यूक्रेन चाहता है। हालांकि पश्चिमी देशों से न्यूक्लियर बॉम्बर की डिमांड को लेकर भी खबरें आ चुकी हैं। यहां तक कि रूस पर ज्यादा घातक हमलों के लिए अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत बताई जा रही है, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव के तहत जिस तरीके से कब्जे की कोशिश में है यूक्रेन, पश्चिमी देशों से अब न्यूक्लियर बॉम्बर की भी डिमांड की जा रही है। यहां तक कि KH-101 की तरह मिसाइल यूक्रेन चाहता है और रूसी कैलिबर की क्षमता वाली मिसाइल की मांग को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर अगली बड़ी खबर है, क्योंकि पुतिन की वॉर मशीनरी अब कमजोर पड़ चुकी है और युद्ध की वजह से रूसी सेना के मनोबल पर भी असर साफ नजर आने लगा है। रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं सैन्य कमांड। हालांकि यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या दावे किए गए हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर रुख करने से पहले यह खबर एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है दावा कि पुतिन की वॉर मशीनरी अब कमजोर पड़ चुकी है और युद्ध की वजह से रूसी सेना के मनोबल पर भी असर पड़ा है और यही वजह है कि ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए यूक्रेन की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किए जा रहे दावे को लेकर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, क्योंकि लंबे युद्ध की वजह से रूसी सेना अब थक चुकी है, यह दावा किया जा रहा है। यहां तक कि सप्लाई लाइन कटने से सैनिकों की सेहत पर भी असर हो रहा है और यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि सप्लाई लाइंस को टारगेट करते हुए यूक्रेन ये दावे कर रहा है कि वो बहुत हद तक कामयाब भी हो गया। हालांकि सफलता ना मिलने से रूसी सेना के मनोबल पर असर की भी बात कही जा रही है कि वो हर फ्रंट पर अब कमजोर साबित हो रहे हैं। सेना का शीर्ष नेतृत्व जंग में तैनात सेना की अब परवाह ही नहीं करता है और यही वजह है कि वो आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है और उन स्ट्रैटेजिकल मूव में कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, जहां बहुत जल्द नेटो यूक्रेन अब अपने सैनिक भेज सकता है। युद्ध के इस हालात में यह फैसला क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ सकते हैं नेटो के सैनिक। ये बड़ी खबर आई जहां रूस को चुनौती देने के लिए नेटो हमेशा तैयार रहा है, लेकिन अब अपने सैनिकों की भी इस वॉर फ्रंट में अलग अलग फ्रंट पर तैनाती को लेकर नेटो ले रहा है बड़े फैसले और बहुत जल्द नेटो यूक्रेन भेज सकता है अपने सैनिक। यॉर्कटाउन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो की तरफ से यह दावा किया गया है और इनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, आपको बता दें यॉर्कटाउन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो स्टीफन ब्रायन का यह दावा है कि नेटो अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जब वो सैनिकों को यूक्रेन भेजने पर काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है और युद्ध का असर अब नेटो पर भी होने लगा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि खतरा बढ़ने से पहले ही नेटो बड़ा फैसला ले सकता है। इंफॉर्मेशन वॉल पर उसी हालात को देखते हुए इस दावे के बारे में हकीकत, जहां युद्ध के नाजुक मोड़ पर पहुंचने पर नेटो का यह एक्शन
मार्जिन माना जा रहा है। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि काउंटर ऑफेंसिव फेल होने पर नेटो ये बड़ा फैसला ले रहा है, यहां तक कि सैन्य टुकड़ियों को युद्ध में उतारने का यह फैसला जाहिर सी बात है चिंता बढ़ाएगा। और यह समझना बहुत जरूरी था कि नेटो का यह फैसला क्या होगा, इसकी वजह क्या है और रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या बड़ी भूमिका नेटो के ये सैनिक निभा सकते हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे नेटो के सैनिक। जाहिर सी बात है नेटो के कूदने से युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है और नेटो ने पहले से ही विश्व युद्ध का जो अनुमान जताया है उसके तहत यह फैसला बड़े संकेत भी दे रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो की मौजूदगी, नेटो सैनिकों की भूमिका क्या हो सकती है, इस बड़े फैसले के बाद, इस बड़े दावे के बाद संकेत मिल रहे हैं।